तो अ मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो हमारी नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय जो है, उसमें जो एक मेजर पोर्शन है वो आता है हमारी एग्रीकल्चर से, कृषि से। क्योंकि इंडिया जो है, भारत जो है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे कृषि जो है बहुत ज्यादा उस पे दर पे की जाती है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज। जो हमारी उद्योग है उसके लिए उसको जो एग्रीकल्चर है वो प्रोवाइड करवाती है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल भी हमारा कहां से आता है? एग्रीकल्चर से। और वो जो रॉ मटेरियल है उसको यूज करती है इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करती है। एग्रीकल्चर प्ले अ क्रूशियल रोल इन अवर इंटरनेशनल ट्रेड। जो एग्रीकल्चर है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करती है। एग्रीकल्चर क्रिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा, उसमें भी जो एग्रीकल्चर है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इंपॉर्टेंस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो भी इसमें इसकी इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर फीड्स द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री। जो एग्रीकल्चर है वो हमारी कंट्री की बहुत सारी जनसंख्या को क्या करती है? फीड करती है, पालन पोषण करती है। प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स कहां पे आ रही हैं? तो लैक ऑफ प्रॉपर लैंड रिफॉर्म मेजर्स। मतलब कि जो हमारी लैंड रिफॉर्म से जो कृषि बली क्षेत्र है, लैंड है, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। हमारे जो किसान होते हैं उनको कई बार क्या होता है, पैसे की कमी आ जाती है, या पैसे की कमी के कारण वो अच्छे से कृषि नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो उधार क्रेडिट फैसिलिटी की कमी पाई जाती है। लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मीन्स उसको खाद वगैरह की भी कमी होती है। लैक ऑफ प्रॉपर एग्रीकल्चर रिसर्च। जो एग्रीकल्चर रिसर्च है उसमें भी कमी आती है कि किस तरह से बीज उगाए जाएं, किस तरह से कौन से मौसम में या किस तरह से खेती को किया जाए, तो वो उसकी भी कमी पाई जाती है। स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स। कुछ ऐसे अनइकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक रूप से ये बैलेंस्ड नहीं है। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज। जो इरिगेशन सिंचाई व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रॉपर नहीं है। डिफेक्टिव मार्केटिंग फैसिलिटी। जो मार्केटिंग फैसिलिटी है वो डिफेक्टिव है। सॉइल इरोजन। जो हमारा भूमि का कटाव है वो होता है। पेस्ट एंड प्लांट डिसीजेस। मतलब कि जो प्लांट होते हैं हमारे, उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। सॉइल इरोजन और वेरी हाई डिपेंडेंसी ऑन मानसून्स। हमारे देश में जो ज्यादातर कृषि क्षेत्र है वो मानसून के ऊपर, कुदरत बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस कारण भी हमारी एग्रीकल्चर जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी ही प्रॉब्लम जो है वो एग्रीकल्चर जो हमारी वो फेस करती है। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? हरित क्रांति जिसको हम बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ टर्म कनेक्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से कनेक्टेड है। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स द ट्रेंडमेंट हाइक इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द मिड ऑफ 1960। मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। और ये कहां कब शुरू हुआ? इन द मिड ऑफ 1960 में जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है वो शुरू हुआ। इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी कंप्राइजेस IADP, IAAP एंड HYVP। इसमें जो ये स्ट्रेटेजीज हैं, रणनीतियां हैं जो इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर अपनाई गई, वो है हमारी IADP, IAAP एंड HYVP। तो न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी, नई जो कृषि योजना है, जो रणनीति है वो क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है? वाज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। अपने फूड ग्रेन को ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्शन करना। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम सेकंड है इसका स्ट्रेटेजी में, एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी में IAAP introduced in 1964-65 aims for the intensive development
of major crops such as wheat, paddy, millet, cotton, sugarcane, potatoes, pulses, etc. तो इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था, उद्देश्य क्या था कि हमारी जो बेसिक फूड ग्रेन्स होती हैं जैसे कि व्हीट हो गया, शुगर केन होगी, कॉटन हो गया, पोटैटो हो गया, पल्सेस होगी, इनका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम मतलब कि HYVP हाई बस लॉन्च इन 1966। ये जो प्रोग्राम था, ये जो स्ट्रेटेजी थी वो 1966 में लॉन्च की गई। एम्स एट द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स मतलब कि इसमें क्या उद्देश्य रखा गया था कि हाई यील्डिंग अच्छे से अच्छी वैरायटी के बीज जो है किसानों को उपलब्ध करवाना। कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके कंपोनेंट्स क्या है, पार्ट्स क्या है। तो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। नंबर 1 है हमारा न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। नंबर 2 मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब सभी तरह की फसलों को उगाना। नंबर 3 इंप्रूव्ड क्रेडिट फैसिलिटीज, जो हमारे किसानों को पैसे की आवश्यकता होती है तो उस चीज के लिए क्या किया गया, इंप्रूव्ड क्रेडिट फैसिलिटीज। नंबर 4 प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। स्टोरेज जो है उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग फैसिलिटीज को इंक्रीज किया गया। ड्राई लैंड डेवलपमेंट, जो कि जो लैंड ड्राई थी उसको सिंचाई के द्वारा उसकी डेवलपमेंट करी की गई। नेक्स्ट है प्राइस इंटेंसिव्स, प्राइस को के ऊपर ध्यान दिया गया। फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जो किसान है उनको ट्रेनिंग दिलाई गई और उनको एजुकेट किया गया। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के थ्रू उस पर रिसर्च की गई और नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। सेटिंग अप ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस, नए नए संस्थानों को स्थापित किया गया ताकि कृषि के रिलेटेड जो भी वो रिसर्चेस है उनको करवाया जा सके और टेक्नोलॉजी को लाया जा सके। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, तो वो सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब कि पॉजिटिव जो उसमें जो एक पॉजिटिव जो उसमें एनर्जी आई वो कैसे आई, तो हाई इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई और प्रोडक्टिविटी उत्पादन उसमें एग्रीकल्चर के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन है हमारा, जो फूड से रिलेटेड प्रोडक्शन है उसमें भी इंक्रीजमेंट या बढ़ावा आया। बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रियर्स मतलब कि जो हमारे पल्सेस होती है उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रोडक्शन में बूस्ट, उनको बढ़ावा दिया गया। फॉल इन पॉवर्टी, जो हमारी गरीबी है उसमें क्या हुआ, उसमें कमी आई। मोर एम्प्लॉयमेंट इन क्रिएटिव, इसके द्वारा जो रोजगार है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश की गई। मोर इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलपमेंट, जो हमारी कृषि जो है इरिगेशन के ऊपर डिपेंड करती है, मेन जो होता है कृषि का वो इरिगेशन होती है, तो मोर इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप, जो इरिगेशन की फैसिलिटीज को है उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया गया। मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कृषि के काम जो आता है गोडाउन्स वगैरह या उनको स्टोरेज करना, फसलों को स्टोर करना, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लाया गया। मोर लैंड इज एडेड टू एग्रीकल्चर, ज्यादा से ज्यादा कृषि के लिए जो लैंड है, भूमि है, उसको लाया गया। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटर वे में किया गया ताकि किसान जो है अपने अच्छे तरीके से इसमें खेती कर सके। मोर रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की जा सके। ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव, जो पॉजिटिव तो इम्पैक्ट पड़े ही पड़े, उसमें पॉजिटिविटी भी आई लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े, ऋणात्मक प्रभाव भी उसके ऊपर पड़े। तो नंबर 1 क्या प्रभाव पड़ा, इंक्रीज इन बोथ इंटर रिलीजन एंड इंटर रिलीजन इनइक्वालिटीज, मतलब कि डिसइक्वालिटीज जो है इसके बीच में आ गई। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन टुक प्लेस, जो हमारी इन्वायरमेंटल है उसमें थोड़ा सा वो आगे इनइक्वालिटीज आ गई, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया।
रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी थी, लोचशीलता थी जो, वो उसमें कमी आ गई। इंक्रीज इन पर्सनल इनइक्वालिटीज, पर्सनल इनइक्वालिटीज में बढ़ावा मिल गया। ट्रेडिशनल नॉलेज वाज लॉस्ट, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज था वो कहीं गुम हो गया। ग्राउंड वाटर लेवल डाउन, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो डाउन होता चला गया। हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ मॉस्किटोज, मतलब कि हमारे किसानों को जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम भी होने लगी। इरिगेशन ऑफ फील्ड्स विदाउट प्रॉपर फैसिलिटीज, लेकिन जो इरिगेशन है हमारे किसानों को वो भी थोड़ी सी डगमगा गई। नेक्स्ट है रेनबो रेवोल्यूशन। तो रेनबो रेवोल्यूशन क्या चीज है? रेनबो रेवोल्यूशन मींस द फूड चेन रेवोल्यूशन। फूड चेन रेवोल्यूशन को, जो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा फूड को प्रोडक्ट करना, फूड के उसमें उत्पादन करना, तो उसको बोलते हैं फूड चेन रेवोल्यूशन। टू पुट अ चेक ऑन डिस्ट्रॉइंग फूड ग्रेन्स, क्योंकि फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रॉयनेस को चेक करना। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियों और फलों को भी उसमें चेक करना। इट इज अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट्स, ये सब जो था किसके अराउंड था? डेवलपमेंट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट्स के अराउंड था। ये रेनबो जो रेवोल्यूशन है, जिसको हम और क्या बोलते हैं? फूड चेन रेवोल्यूशन। तो इसमें था रेनबो रेवोल्यूशन में क्या थे? 12 रेवोल्यूशन आए हमारे। नंबर 1 ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी, उसके अंदर आते हैं फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या कौन सा रेवोल्यूशन आया हमारा? ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें आई हमारी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है व्हाइट रेवोल्यूशन, जो कि मिल्क के साथ रिलेटेड है। व्हाइट मतलब सफेद रेवोल्यूशन जो है मिल्क के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा ब्लू रेवोल्यूशन, जो कि फिश के साथ रिलेटेड है। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है फ्रूट्स एंड एप्पल्स में। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम। सिल्वर रेवोल्यूशन एग्स। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटोज। रेड रेवोल्यूशन मीट और टमाटो। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स। और पिंक रेवोल्यूशन शिप, ये भी एक फिश की ही टाइप होती है। ब्राउन रेवोल्यूशन जो है वो लेदर। तो हमारे को एक रेनबो रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया, जिसके अंदर बोला गया कि फूड चेन रेवोल्यूशन जो है वो उसके अंदर आएगा, एक क्रांति टाइप आएगी। तो इस फूड चेन रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या आता है हमारा? ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन एंड ब्राउन रेवोल्यूशन। तो रंगों के हिसाब से इसमें रेवोल्यूशंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, जो कि हमारा ग्रीन जो आया वो वेजिटेबल के हिसाब से आ गया, व्हाइट मिल्क के हिसाब से आ गया, ब्लू जो है फिश के से रिलेटेड है, येलो जो है वो ऑयल सीड्स से रिलेटेड है, गोल्डन जो हमारा फ्रूट्स एंड एप्पल्स के साथ रिलेटेड है, ब्लैक जो हमारा पेट्रोलियम के साथ, सिल्वर जो हमारा एग्स के साथ, राउंड जो हमारा पोटैटोज के साथ, रेड रेवोल्यूशन हमारा मीट और टमाटो के साथ, ग्रे रेवोल्यूशन हमारा फर्टिलाइजर्स के साथ, पिंक रेवोल्यूशन जो शेप के साथ और ब्राउन रेवोल्यूशन जो हमारा वो लेदर के साथ। इसके साथ ही आगे लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मींस जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो लैंड रिफॉर्म्स मींस organizing the existing defective structure of land holding by introducing or rationalize structure in order to increase the agriculture productivity। मतलब कि लैंड फॉर्म्स का मतलब जो होता है, जो डिफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लैंड है उसको जो इसने होल्ड करके रखा हुआ है उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उसको इंक्रीज करना, उसको अच्छे तरीके से डिवाइड करना। डिफरेंट लैंड टेन्योर सिस्टम एग्जिस्टिंग इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडिपेंडेंस के पहले जो था हमारा लैंड जो टेन्योर सिस्टम था वो क्या क्या एग्जिस्ट करता था वो बताया गया है इसमें। तो जमींदारी सिस्टम था पहले, महलवारी सिस्टम था और कम्युनिकल सिस्टम था। नेक्स्ट हमारा रैयत वाड़ी सिस्टम था ऑफ ऑनर्स, कल्टीवेटर सिस्टम। तो 3 तरह के सिस्टम थे हमारे, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और कम्युनिकल सिस्टम ऑफ फार्मिंग। थर्ड वन हमारा रॉयट वाड़ी सिस्टम ऑफ ऑनर्स और कल्टीवेटर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे जमींदारी सिस्टम क्या था। दिस सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बेंगलोर।
ये सिस्टम जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन 1793। जो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ब्रिटिश के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये सिस्टम एक्ट, एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा 1793 में। अंडर दिस सिस्टम जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड and they are responsible for pay the land revenue to the government which is fixed। मतलब कि इसमें क्या था, जमींदारी सिस्टम में क्या था, अंडर दिस सिस्टम जमींदार वो डिक्लेयर एज द ऑनर, जो जमींदार थे उनको ऑनर्स के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था, ऑनर ऑफ द लैंड, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पे द लैंड रेवेन्यू। वो जो थे रिस्पॉन्सिबल थे लैंड रेवेन्यू देने के लिए टू द गवर्नमेंट को, विच इज फिक्स, जो कि फिक्स था। तो इस सिस्टम में क्या था, जो जमींदार थे वो ऑनर थे और जो रेवेन्यू था वो भी उन्हीं के द्वारा दिया जाता था गवर्नमेंट को। देयर लैंड लॉर्ड्स प्रीडिटरमाइंड शेयर टू द ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब कि जो लैंड लॉर्ड्स थे उन पहले ही शेयर जो था वो डिक्लेयर किया जाता था, जो भी प्रोडक्शन होती थी उसमें जो उनका शेयर था वो पहले से ही डिटरमाइन किया जाता था। द कल्टिवेटर्स दे हैव एनी ओनरशिप राइट टू ऑन लैंड, मतलब जो किसान थे, जो खेती करने वाले लोग थे, उनको कोई भी ओनरशिप राइट नहीं होता था लैंड के ऊपर। और देयर ओनली टेनेंट, मतलब किराएदार की तरह होते थे अंडर द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में जो कृषि करने वाले मेन जो लोग होते थे, मतलब जो जिन्होंने मेहनत करनी होती थी, वो एक किराएदार की तरह होते थे। About 25% of area was covered under this system। तो 25% एरिया जो था वो इस सिस्टम के अंदर कवर होता था। नेक्स्ट है मालवारी सिस्टम। इस सिस्टम के बाद इंट्रोड्यूस बाय विलियम इन आगरा एंड नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश। ये जो सिस्टम था वो यहाँ आगरा में था और नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वॉज लेटर एक्सटेंडेड ऑन मध्य प्रदेश एंड पंजाब। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आगरा के बाद इसको मध्य प्रदेश और पंजाब में भी लाया गया इस सिस्टम को। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ओनरशिप ऑफ लैंड इज मेंटेन्ड बाय कलेक्टिव बॉडी यूजुअली विलेजर्स। मतलब कि इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, लैंड जो है, भूमि जो है वो एक विलेजर्स को उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी। वी सर्व एज अ यूनिट ऑफ मैनेजमेंट। वो जो सम नंबर ऑफ पीपल्स या विलेजर्स, उनको हम मैनेजमेंट का में भी काउंट कर लेते थे। दे डिस्ट्रीब्यूट लैंड अमंग द पीजेंट्स। वो लैंड को किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे एंड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम देम, और उनके द्वारा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एंड पे टू द स्टेट, और स्टेट को पे करते थे। About 39% of land area was covered under this system before independence। मतलब कि 39% सिस्टम जो था, इस लैंड जो थी हमारी इस सिस्टम के अंदर हमारी पाई जाती थी, कवर होती थी बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले 39% जो लैंड थी वो इस सिस्टम के अंदर कवर होती थी। नेक्स्ट हमारा रॉयल वैली सिस्टम ऑफ द ऑनर कल्टिवेटर सिस्टम। ठीक है, मतलब कि रॉयल वैली सिस्टम और इसको मोर क्या बोलते हैं, द ऑनर कल्टिवेटर सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, दिस सिस्टम वाज initially introduced in Tamil Nadu and later extended to Maharashtra, Assam and East Punjab and Madhya Pradesh। ठीक है, ये सिस्टम जो था शुरुआत में इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, तमिलनाडु में, लेटर एक्सटेंडेड, फिर उसके बाद सबसे पहले तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद इसको महाराष्ट्र में, असम में, ईस्ट पंजाब में और मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। Under this system, the ownership rights to use and control of land are held by tiller itself। मतलब कि इस सिस्टम के अंदर क्या था, ओनरशिप राइट जो था वो कंट्रोल उसमें itself, मतलब कि peasants के अंदर ही था। There is direct relationship government and the cultivator। कल्टिवेटर और गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप था। About 36% of land area was covered under this system before independence in India। इस सिस्टम के अंदर 36% जो था एरिया वो कवर होता था आजादी से पहले।
नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म्स के क्या उद्देश्य है इंडिया में? तो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ और रिलेशन टू अचीव सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कि सोशल स्ट्रक्चर को अच्छे से अचीव करना ही इसका लैंड रिफॉर्म्स का एक ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिफॉर्म्स, मतलब कि जो लैंड रिफॉर्म्स की एक्सप्लॉयटेशन थी उसको खत्म करना। इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रूरल पोर बाय बाइडिंग देयर लैंड बेस, मतलब कि उसको अच्छे से सोशल इकोनॉमिक मतलब कि सामाजिक और आर्थिक रूप के साथ उस लैंड को इंप्रूव करना। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। फैसिलिटेटिंग लैंड बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पोर, जो उसमें ग्रामीण जो पुअर थे उनको अच्छे से लैंड फैसिलिटेट करना। इन्फ्यूजन ऑफ अ ग्रेटर मेजर ऑफ इनइक्वालिटी इन सोशल इन लोकल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि लोकल इंस्टीट्यूशंस में जो था वो इक्वलिटी लाने की कोशिश की गई। मेजर एंड प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, मतलब कि इसमें लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या उसको मेजरमेंट कैसे थी, उसकी प्रोग्रेस कैसे थी। तो नंबर 1 हमारा एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, उसको खत्म करना जमींदारी सिस्टम को। टेनेंसी रिफॉर्म, सीलिंग ऑन द होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स और कोऑपरेटिव फार्मिंग, फार्मिंग के साथ कोऑपरेट करना। नेक्स्ट हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको बोलते हैं मनरेगा, MGNREGA, जिसका मतलब होता है हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो आया हमारे पास, मनरेगा जो एक्ट आया हमारे पास 2005 में आया, एम्स टू एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर ऑल एडल्ट्स, मतलब कि इसमें इस योजना का उद्देश्य क्या था, जो लोग हैं हमारे उनको उनके रहने के स्तर को उनके ऊंचा किया जा सके। मैनुअल लेबर इन रूरल एरियाज, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, मतलब कि जो लोग कुछ प्रोफेशनल नहीं होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, उनको भी लेबर प्रोवाइड करवाना। Any household is entitled to 100 days of employment in a financial year at a minimum daily wages rate, मतलब कि हर एक रूरल एरिया में हर एक व्यक्ति को 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट देना, कौन से मिनिमम डेली वेज रेट के ऊपर। वर्क कैन बी स्पेंड अमंग हाउस होल्ड मेंबर्स, जो वर्क था वो हाउस होल्ड मेंबर्स के में बांट। वर्कर्स मस्ट बी एट लीस्ट 18 years old, मतलब कि बालिग जो अडल्ट लोग हैं वही इस काम को कर सकते हैं, तो वर्कर जो थे एटलीस्ट 18 years old के होने चाहिए। मनरेगा प्लानिंग प्रोसेस इज यूनिक, मनरेगा प्लानिंग प्रोसेस जो था यूनिक था अमंग इंडिया गवर्नमेंट प्रोग्राम, इंडिया के जितने भी प्रोग्राम थे उसमें से मनरेगा जो प्रोग्राम था हमारा वो यूनिक था, एक अलग था, जिसके अंदर क्या था, हमारे 18 years के ऊपर जो भी लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई, कितने 100 डेज की गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें जो वर्कर्स थे, जो मतलब कि जो अनपढ़ लोग भी उसमें मजदूरी को हासिल कर सकते थे, और उसको उनको जो मजदूरी मिली थी वो जो रेट चला होता है मिनिमम वेज रेट के ऊपर वो लोग मजदूरी कर सकते हैं मनरेगा के अंदर। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको हम बोलते हैं SGSY। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर ये लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू प्रोवाइड सस्टेनेबल इनकम टू पुअर पीपल लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इन द कंट्री। तो इस योजना के अंदर SGSY योजना के अंदर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की गई, इसमें भी गरीब से गरीब लोग जो है उनको एक इनकम जो है वो प्रोवाइड की गई। इस योजना का ये उद्देश्य है। द स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन April 1, 1999। तो ये जो स्कीम आई SGSY ये अप्रैल 1, 1999 में आई। द SGSY एम्स एट प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू विलेजेस, इनमें विलेजेस को ग्रामीण जो लोग होते हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो वो प्रोवाइड करवाएगी थ्रू
द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो स्थापित किए गए, इनके द्वारा विलेजर्स को जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी। एक्टिविटी क्लस्टर्स आर एस्टेब्लिश्ड बेस्ड on the aptitude and skill of people which are natural or to their maximum potential, मतलब कि जो लोगों के पास अपना कोई हुनर है तो मैक्सिमम अपने पोटेंशियल के साथ वो अपने अर्निंग कर सकते हैं इस योजना के अंदर। फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय एनजीओज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन योजनाओं में जो फंड है, जो पैसा है, वो आएगा एनजीओ से और बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो फंड वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब कि इसका PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है हमारी, ये नेशनल वाइड प्लान है, हमारा राष्ट्रीय एक प्रोग्राम है इंडिया का टू प्रोवाइड गुड ऑल रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड विलेजेस। ठीक है, जो विलेजेस हमारे आज तक कनेक्ट नहीं हुए थे, उन विलेजेस को, उन गांवों को इस योजना के अंदर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर हर एक विलेज को जोड़ा गया। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000। जो ये स्कीम थी सेंटर के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई और ये स्कीम कब चली, हमारी 2000 में हमारे पास आई बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये जो योजना है वो लाई गई एंड श्री प्रभुजोत सिंह द असम ट्रिब्यून, ठीक है, हैज रिपोर्टेड दैट द स्कीम हैज स्टार्टेड टू चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ मेनी विलेजर्स। इस स्कीम के द्वारा जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों, ग्रामीण लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होगा एंड इट हैज रिजल्टेड इन न्यू रोड्स एंड अपग्रेड ऑफ सर्टेन इंटर विलेजेस रूट्स इन मणिपुर। मणिपुर में क्या हुआ कि इंटर जो विलेजेस थे उनको सारे ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ा गया इस योजना के अंदर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर जो भी दूर से दूर गांव थे उनको आपस में जोड़ा गया। नेक्स्ट है इंदिरा आवास योजना, मतलब कि इसको हम बोलते हैं IAY। तो इंदिरा आवास योजना इज अ सोशल वेलफेयर फ्लैगशिप प्रोग्राम। ये भी एक सामाजिक कल्याण का प्रोग्राम था, क्रिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही ये प्रोग्राम को शुरू किया गया टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर द रूरल पुअर इन इंडिया। जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोग थे उनके द्वारा इसको इस प्रोग्राम के द्वारा उनको हाउस जो थे, घर जो थे, उनको प्रोवाइड करवाना। The differentiation is made between the rural poor and urban poor for a separate set of schemes operate for the urban poor। मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र के पोर थे और जो उसके शहरी क्षेत्र के गरीब लोग थे उनको एक डिफरेंशिएट इसमें रखा गया, लाइक द बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर। ठीक है, तो अर्बन पुअर को एक बेसिक सर्विसेज अलग से प्रोवाइड की गई। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय राजीव गांधी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम में जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, उनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP। द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है NSAP जो है सेंटर सपोर्टेड स्कीम है। ये भी सेंटर से आई स्कीम है, केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम में जो है ये लागू की गई है स्कीम्स of the government of India that provides financial assistance to the elderly, widows and persons with disabilities in the form of social pensions। मतलब कि जो भी लोग विडोज होती हैं या जो हमारे पर्सन्स डिसेबल होते हैं, किसी तरह से उनमें कोई डिसेबिलिटी होती है, उन लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करवाना या पेंशन के रूप में कुछ पैसे प्रोवाइड करवाना। तो वो जो योजना थी वो इस योजना वो जो स्कीम थी वो इस योजना के अंदर वो लाएगी जो कि हमारी है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में क्या है? अटल पेंशन योजना इज अ गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम इन इंडिया। ये इंडिया की एक पेंशन स्कीम है जो कि टारगेटेड एट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इट वाज ओरिजिनली मेंशन्ड इन द 2015 बजट स्पीच
जब 2015 के बजट में ये जो स्कीम है लाई गई, अटल पेंशन योजना बाय फाइनेंशियल मिनिस्टर अरुण जेटली इन फरवरी 2015। तो अरुण जेटली जी ने फाइनेंस मिनिस्टर जो थे जो उस टाइम में 2015 में उनके द्वारा ये स्कीम को लॉन्च किया गया। इट वॉज फॉर्मली लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मतलब कि ये जो स्कीम थी अरुण जेटली जी ने बनाई, उसको जो लॉन्च किया वो उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई और 9 मई इन कोलकाता में जो स्कीम थी वो लागू की गई। एज द मई 2015 ओनली 11% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन हैज एनी काइंड ऑफ पेंशन स्कीम। मतलब कि मई 2015 तक जो इंडिया के 11% जो इंडियन पीपल थे, पॉपुलेशन थी, वही इस स्कीम का फायदा उठाते थे। दिस स्कीम एम्स टू इंक्रीज द नंबर्स, और इस स्कीम का मेन एम क्या था, इस नंबर को इंक्रीज करना। थैंक यू।